नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार स्पेशल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस से मैराथन लेके आए हैं और इस क्लास में आज हम पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। पाठ 2 सूक्ष्म जीव, पाठ 3 संश्लेषित रेशे और पाठ 4 धातु एवं अधातु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं आपके लिए और साथ में ये चैप्टर्स पीआरटी और जीएस पार्ट सेकंड विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग जो है रिवीजन प्रॉपर करते रहें। और साथ में हमने आपके लिए जो है यूट्यूब पे शॉर्ट सेक्शन स्टार्ट किया है और इसमें हमने 1 मिनट के अंदर आपको कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। जैसे आज हमने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो हमने 1 मिनट में आपको कवर कर दिया है। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो कि सबके वीडियोज़ लाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम शॉर्ट्स के माध्यम से आपको प्रेषित करते रहेंगे, तो आप लोग उनको भी देखना ना भूलें। और साथ में कम्युनिटी सेक्शन में क्विज जरूर अटेम्प्ट करें। आते हैं चैप्टर हमारा, पहले हम चैप्टर 2 पे आएंगे, उसके बाद देन चैप्टर 1 पे आएंगे। चैप्टर 2 है हमारा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यहाँ से आपसे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब सूक्ष्म जीव के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड पर उगने वाले जो कवक होते हैं, फंगस जो होते हैं, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। महत्वपूर्ण है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल, ये 4 भाग हैं, 4 मुख्य वर्ग हैं सूक्ष्म जीवों के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब आते हैं फिर यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ आपको बता दें कि हम आपके लिए चैनल की तरफ से पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सनल इमरजेंसीज आ जाती है, इस वजह से आपकी क्लासेस में कई बार डिले हो जाता है, कई बार आपको क्लासेस जो है टाइम से नहीं मिल पाती हैं। तो हालांकि हम आपके लिए लगभग 70-75 दिन से प्रॉपरली लगे हुए हैं, लेकिन आप भी इस चीज़ को समझते होंगे। तो आप लोग क्या करा करिए, आप जिस दिन क्लास मान लीजिए नहीं आती किसी कारणवश, हम मान लीजिए आपको सूचना नहीं दे पाए, तो आप लोग अपना पुराना रिवीजन कर लिया करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवीजन कर लिया करिए, एनसीईआरटी से रिवीजन कर लिया करिए। और जो है बाकी हम आपको अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही आपकी जो है एनसीईआरटीज़ की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास लेके आएंगे कि बीपीएससी जिस हद तक आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता, फंसा सकता, हम उतना तक आपको तैयारी करा देंगे। अब आते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं विषाणु के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इसमें विषाणु को नहीं रखा गया। तो क्या कारण है कि विषाणु को नहीं रखा गया, तो विषाणु के बारे में समझते हैं। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं, अलग होते हैं। वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विषाणु किस में गुणन करते हैं, तो परपोषी में गुणन करते हैं। और दूसरा पूछा गया है कि किस में गुणन कर सकते हैं, तो जीवाणु में भी, पौधों में भी और जंतु कोशिका में भी गुणन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू जिसको बोलते हैं, अधिकतर खांसी जो होती है वो विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। याद होना चाहिए आपको, प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो जुखाम, इन्फ्लुएंजा, जिसको जुखाम को कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं, जैसे तो जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, तो जुखाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी, विषाणु, खांसी को कॉमन कोल्ड, ठीक है, जैसे भी आप समझ लीजिए। तो ये सभी किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। और कुछ जैसे जो रोग होते हैं, पोलियो और खसरा, ये भी विषाणु वायरस के द्वारा होते हैं। तो वायरस के द्वारा क्या क्या होता है, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी, पोलियो और खसरा, ये विषाणु वायरस से होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं, तो अतिसार और मलेरिया। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। फिर जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा, तो टाइफाइड एवं क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। और टीबी का नाम आपने बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसके जीवाणु का नाम। टाइफाइड का आपने जो है अगर टेस्ट कराया हो कभी या किसी का टेस्ट देखा हो, तो सैल्मोनेला टाइफाई करके जो है इसका बैक्टीरिया होता है। तो टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। एक आप इसका प्रॉपर लिस्ट बना लीजिएगा, सामने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे रख लीजिएगा, आसानी रहेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जीवाणु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे स्पाइरल जीवाणु के उदाहरण दिए गए हैं, छड़नुमा जीवाणु के उदाहरण दिए हैं, कई प्रकार से हो सकते हैं। फिर यहाँ से आपको जो है शैवाल का उदाहरण पता होना चाहिए। एक शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगायरा शैवाल का उदाहरण है। फिर है
क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास आपको याद होना चाहिए, इस सवाल का उदाहरण है। फिर प्रोटोजोआ का उदाहरण कौन सा है? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का। फिर कवक का उदाहरण कौन सा है? फंगस का। तो कवक का उदाहरण कौन सा है? तो राइजोपस। राइजोपस किसको बोलते हैं? जो फफूंदी लगती है। राइजोपस किसको बोलते हैं? जो फफूंदी लगती है ब्रेड पर, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको। तो फफूंदी जो लगती है ब्रेड पर उसको हम राइजोपस बोलते हैं। पेनिसिलियम ध्यान रखिएगा, पेनिसिलियम भी कवक है। उसके अलावा एस्परजिलस। तो ये 3 उदाहरण आपको पता होना चाहिए, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये उदाहरण है कवक के। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव पर। तो मित्रवत सूक्ष्मजीव का मतलब ये होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे इस्तेमाल में आते हैं। पहला इसमें है दही, ब्रेड एवं केक बनाने में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता रहा है। फिर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो कार्बनिक अवशिष्ट होता है, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा आदि, इसका अपघटन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा होता है। और इसके अलावा जीवाणु का जो उपयोग होता है औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जैसे जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। हमने आपको बताया था कि कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो आपको याद आया होगा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना। अब उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ। इसके अलावा बहुकोशिक भी हो सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं सूक्ष्मजीव। और ये बर्फीली शीत से, ध्यान रखिएगा, बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो ठंडे से लेकर गर्म तक, एकदम ठंडे से लेकर एकदम गर्म तक दोनों में उपस्थित होते हैं। फिर हम मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। मनुष्य सभी जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे याद आया होगा आपको, एक आपसे पूछा गया था कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आपसे पूछा गया था TRE 1 में, PRT का जिन्होंने भी साइंस का पेपर देखा होगा, NCERT से वो भी प्रश्न था। तो वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो उससे प्रश्न था आपसे। फिर आते हैं मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। फिर अमीबा। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है। कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब आते हैं सूक्ष्मजीव के, ये हो गया पॉइंट आपका। मित्रवत सूक्ष्मजीव के अंतर्गत हम देख रहे थे कि क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो पर्यावरण में इस्तेमाल होता है, कार्बनिक अवशिष्टों के जो है अपघटन में। इसके अलावा औषधि उत्पादन में इस्तेमाल होता है। फिर कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि करने के लिए और जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से। अब दही एवं ब्रेड बनने में देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पे दिए गए जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला है आपका, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। तो आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आंसर है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और ये क्या करता है? तो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। जीवाणु एवं ईस्ट, तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। तो चावल के आटे का जब किण्वन फर्मेंटेशन किया जाता है तो इसमें ये सहायक होते हैं जीवाणु, और इससे इडली और डोसा बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ईस्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिया गया है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। इसी के आधार पर जो है बेकिंग उद्योग में ईस्ट के जो है उपयोग किया जाता है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि ईस्ट तीव्रता से जनन करते हैं श्वसन के दौरान। और आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में कि ईस्ट जो है 7th NCERT में कि ईस्ट जो है क्या करता है? एनोरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनोरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, याद आया होगा आपको। तो और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, जो गैस का बुलबुला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो जो है खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है, उसको फुला देता है। तो उसके वजह से क्या होता है? ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में आसानी होती है। तो इसलिए बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। तो जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो आपको पता भी होगा कि ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इनको जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस को क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। सड़ाने का मतलब ही हो गया फर्मेंटेशन, जिसको किण्वन यहाँ पे बोला गया है। तो सड़ाने का मतलब होता है किण्वन या फर्मेंटेशन। तो ईस्ट के माध्यम से किया जाता है और अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
और जब कराया जाता है ऐसा, तो जो गंध आती है उसमें वो अल्कोहल की आती है। जब फर्मेंटेशन किण्वन कराया जाता है तो अल्कोहल की गंध आती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण ये बनता है। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए फर्मेंटेशन या किण्वन क्या होता है। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य है कि लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन किण्वन की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी 1857 में। इसके अलावा लुईस पास्चर ने एक और प्रक्रिया की खोज की थी जिसको पाश्चरीकरण बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। फिर है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। पेनिसिलिन आपने पढ़ा है, सुना है। तो पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन होता है तो उसमें भी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है। अब होते क्या है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं। पेनिसिलिन किसका उदाहरण है, एंटीबायोटिक का उदाहरण है, प्रतिजैविक का उदाहरण है। ये होते क्या है, तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इन प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु एवं कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। उदाहरण कौन से हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। जैसे आप एक एग्जांपल दे दें, मान लीजिए आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो आप एक कॉमनली दवा देखते होंगे AZ 500। ये क्या होता है, तो एजिथ्रोमाइसिन होता है। तो जैसे एरिथ्रोमाइसिन, तो वैसे ही एजिथ्रोमाइसिन काम एक ही होता है। तो ये एक हिसाब से जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक आपको दिया जाता है। और ये जो है आपके 3 उदाहरण ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सामान्य रूप से उपयोग करने वाले प्रतिजैविक हैं। अब आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था। तो आपको पता है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जो है फफूंद का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इसी फफूंद के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पेनिसिलिन नामक जो है एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे बढ़ते हैं। फिर है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों को संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अगला है वैक्सीन। तो वैक्सीन का रीज़न क्या होता है, तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ये आपको पता है कि जब भी रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। किसके माध्यम से, WBC के माध्यम से, श्वेत रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, वाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से। और इस प्रकार अगर बात करें तो जो है वैक्सीन भी ऐसे ही काम करता है। जब कई बार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं काम कर पाती तो वैक्सीन को उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे जो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको मजबूत हो और जो आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्म जीव आए हैं उनसे लड़ने में वो मदद करे। तो वैक्सीन का जो है टीका या वैक्सीन इसी पे कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। अब आते हैं चेचक के टीके की खोज किसने की थी। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे परीक्षा में कि जो है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका रहेगा राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि जीवाणु का उदाहरण है, और दूसरा रहेगा नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। तो आपका आंसर दोनों हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कई लोग बस राइजोबियम लगा के चले आते हैं। मेन कारण क्या रहता है कि आप प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए प्रश्न पूरा पढ़ना है, ये नहीं सोचना है क्योंकि BPSC का पेपर गलत होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे गलत कराते हैं जो हमने सही से पढ़े नहीं होते प्रश्न को। तो इस चीज़ की गलती से बढ़ें। और कई सारे लोग जो है विभिन्न जगह पर टेस्ट वगैरह भी सॉल्व करते रहते हैं, करिए, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आपने NCERT तक ढंग से नहीं पढ़ी होती है। NCERT तक ढंग से नहीं पढ़ी होती, फिर आप हमें मैसेज करते हैं कि सर हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा, हमारा ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप खुद सोच लीजिए। आप NCERT तक अच्छे से नहीं पढ़ते, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी टेस्ट सीरीज जो कि आपके लेवल की भी नहीं है, वो BPSC के लेवल के भी नहीं है, वो आपसे जो इधर उधर के प्रश्न रखते हैं। एक ही काम है, अगर आपको टेस्ट सॉल्व करना करिए, लेकिन बस अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी आपके लिए NCERT है, और जो यहाँ पे तथ्य दिए रहते हैं वो किसी भी किताब में नहीं मिल सकते, किसी भी नोट्स में नहीं मिल सकते। तो इस चीज़ को आप समझिए, और NCERT का महत्व सबसे ज़रूरी है। फिर आते हैं तो कुछ जीवाणु यानी राइजोबियम बैक्टीरिया और नीले हरित शैवाल ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए। और इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, इसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन
नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। किन्हें किन्हें? तो कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम और नीलहरित शैवाल। आगे बढ़ते हैं और नीलहरित शैवाल के बारे में एक तथ्य आपको ये भी बता दें। नीलहरित शैवाल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जो नीलहरित शैवाल है ये आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी संपन्न करता है। हरे पौधे आपने सुना होगा, लेकिन नीलहरित शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया कोई नीलहरित शैवाल बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल है, एक ही बात है, और ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में साइनोबैक्टीरिया का यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, अब यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं है। फिर हानिकारक सूक्ष्मजीव पे आते हैं। अभी तक हमने मित्रवत सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ा था, जो हमारे लिए फ़ायदा करते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए फ़ायदा करते हैं। अब ऐसे सूक्ष्मजीवों की बात करेंगे जो हमारे लिए नुकसान करते हैं। पहला, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु तथा रोगजनक बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं इंग्लिश में, जो रोग पैदा करते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव की बात करें तो सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेबल डिसीज या संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा ऐसे रोग होते हैं और जो एक संक्रमित व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है उससे एक हेल्दी व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। ऐसे रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं संचरणीय रोग के जो फैलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, फिर चिकन पॉक्स और क्षय रोग, ये याद रखिएगा। और होता क्या है इसमें, जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसमें दिक्कत क्या होता था कि जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, यही सेम चीज़ कोरोना में भी होती थी। सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस विषाणु के में भी जो वायु में आ जाते थे, या वायरस श्वास के साथ में ली जाने वायु के साथ में शरीर में प्रवेश कर जाता था। तो इस वजह से कोरोना वायरस में होता क्या था कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आया, वो इन्फेक्टेड है, तो घर में जो भी लोग रहते तो इन्फेक्टेड हो जाते थे, क्योंकि घर तो बंद होता है, कमरे बंद होते हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ पर जो है वायरस बहुत तेज़ी से फैलता था। तो इसलिए जो है सावधानी बहुत ज़रूरी थी उस समय, और अभी भी ज़रूरी है कि अगर किसी को भी नॉर्मली कॉमन कोल्ड हो तो उसको थोड़ा सा बचना चाहिए। तो इस चीज़ को आप भी समझिए। तो जुकाम से जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस विषाणु वायु में आ जाते हैं, और ये हवा के साथ में जो हम वायु को इनहेल करते हैं वो उसी के साथ में हमारे जो है आ जाते हैं शरीर में। फिर कुछ कीट एवं जंतु ऐसे हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं, ये भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ कीट एवं जीव जंतु ऐसे हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। कौन उदाहरण इसका? तो घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं, हाउस फ्लाई। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रोगवाहक का उदाहरण कौन सा है? तो घरेलू मक्खी। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। कई बार हम लोग लापरवाही में खाना वगैरह, फल वगैरह ऐसे खुले में रख देते हैं, फिर उसको थोड़ी देर बाद खा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस पर मक्खी भी आके बैठी होगी। वो मक्खी कहीं नाली में, गंदगी में, कहीं भी मतलब वो हो सकती है, वहाँ से आई होंगी, और वहाँ पर जब जाएंगी तो उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। इस चीज़ को समझते होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार रोगाणु का स्थानांतरण हो जाता है। फिर हम मादा एनोफ्लीज मच्छर, इसका अन्य उदाहरण है। किसका उदाहरण? मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। ये मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। किसका वाहक है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का। प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया परजीवी, मलेरिया पैरासाइट बोला जाता है। तो प्लाज्मोडियम, ये ध्यान रखिएगा, मच्छर प्लाज्मोडियम जो है का परिवाहक है, मलेरिया परजीवी का। और मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक होता है। तो ध्यान रखिएगा, मादा एडिस जो मच्छर होता है, वो मच्छर होती है, वो डेंगू के वायरस का वाहक होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ आपको जो है मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में बताया गया है। पहला है आपका क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, और इसका जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु के कारण होता है, और जीवाणु का क्या नाम होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म टीबी होता है, तो ध्यान रखिएगा, और इसको लिखते हैं ट्यूबरक्लोसिस, और इसको शॉर्ट में हम टीबी पढ़ते हैं। तो क्षय रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, ये जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। खसरा, मीसल्स जो होते हैं ये वायरस के कारण होते हैं। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के कारण होता है। पोलियो ये भी वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस आपने सुना होगा। फिर हैजा है, हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। हैजा को क्या बोलते हैं? कॉलरा।
तो कॉलरा जो है जीवाणु का कारण होता है, टाइफाइड भी जीवाणु का कारण होता है, और टाइफाइड का जो जीवाणु होता है उसका क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। आगे बढ़ते हैं, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, मलेरिया, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ का उदाहरण है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से मलेरिया होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न ये पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, रॉबर्ट कोच ने। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट कोच ने 1876 में। और ये किस बीमारी को जन्म देता है, एंथ्रेक्स रोग को। आगे बढ़ते हैं, एंथ्रेक्स क्या होता है, तो एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में, मनुष्य और जानवरों में, मवेशी मतलब जो गाय भैंस होते हैं, तो होने में एक भयानक रोग है जो होता है, जो जीवाणु द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। इस जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि फुट एंड माउथ डिसीज़, गाय में खुर एवं मुंह का रोग जो है किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको नींबू कैंकर के बारे में दिया गया है। तो नींबू कैंकर क्या होता है, तो नींबू कैंकर ध्यान रखिएगा जो सिट्रस पौधे होते हैं, खट्टे फल वाले पौधे होते हैं, सिट्रस प्लांट्स, खट्टे फल वाले पौधे होते हैं, उनमें ये रोग होता है। और किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि नींबू कैंकर पादप रोग किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। फिर गेहूं की रस्ट, तो गेहूं में आपने देखा होगा कि नमी के साथ में क्या लग जाता है, फफूंदी लग जाता है। तो फफूंदी यानी कवक के कारण हो गया, तो फफूंदी यानी कवक। तो गेहूं की रस्ट की बीमारी किसकी वजह से होगी, पौधों में कवक की वजह से होगी। फिर है भिंडी की पीत, तो भिंडी का पीला पड़ जाना, तो भिंडी का जो पीला पड़ जाना है वायरस के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है फूड पॉइजनिंग क्या होता है, तो फूड पॉइजनिंग सिंपल में ही समझिए कि जब हम लोग कई साथ उल्टी सीधी चीज़ों को खा लेते हैं, पार्टी में गए, कहीं इधर उधर गए, तो उससे क्या होता है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं, भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, आपस में रिएक्शंस हो जाते हैं और कभी कभी बीमारी हो जाती है। और उसके वजह से जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है, खाना आपस में सब कुछ मिक्स हो जाता है जो हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइमल्टेनियसली एक टाइम में कॉफ़ी पिया, चाय पिया, फिर दूसरे ही सेकंड हमने जो है तुरंत कोल्ड ड्रिंक उठाया, चाय कॉफ़ी लिया, समोसा खाया, ठीक है, तो ये सब किया। तो इसके वजह से क्या होता है, शरीर में दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए और सावधान रहिए। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक उपाय क्या होते हैं, जब हम सूक्ष्मजीवों से बचाव करने के लिए कुछ रासायनिक उपाय करते हैं। उसमें पहला है नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग। किस में करते हैं, तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं जो है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग हम सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए करते हैं, इनको परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका परीक्षा में पूछा गया है, सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के उदाहरण कौन से हैं, तो सोडियम बेंजोएट वहाँ पूछा गया था, तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी दोनों ध्यान रखना है। इसके अलावा जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो जैम आपने खाया भी होगा, फ्रूट जैम होता है, तो जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग होता है। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड कॉमन प्रिजर्वेटिव समान परिरक्षक के उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नमक द्वारा परिरक्षण होता है। नमक द्वारा कैसे परिरक्षण होता है, तो सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। इसके अलावा नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाता है, जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में नमी की कमी हो जाती है, और जब नमी की कमी हो जाती है तो खराब होने का डर कम रहता है, तो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि कंट्रोल हो जाती है। फिर तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण कैसे होता है, तो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, पता है आपको, और इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परिरक्षण इस विधि से भी करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, तो गर्म एवं ठंडा करना ये भी एक तरीका है परिरक्षण का, इससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे आपको
कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि भोजन में खाना जो रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है और सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो बहुत कम हो जाती है। हालांकि हमें फ्रिज में कभी भी खुले सामान नहीं रखने चाहिए, खाने पीने की चीज़ें खुले में कभी भी पानी गिलास वगैरह में ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें होती हैं फ्रिज में जो हमें नुकसान कर सकती हैं। कई बार सब्जी रखा, कई बार कुछ रखा, कई बार मतलब कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उसके वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिर है पाचीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया था आपको कि गर्म एवं ठंडा करके कैसे हम जो है प्रिजर्वेशन करते हैं, परिरक्षण करते हैं, तो गर्म और ठंडा करके परिरक्षण हम करते हैं पाश्चीकरण प्रक्रिया द्वारा। उदाहरण क्या है दूध का, तो ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे। तो पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए हम दूध को क्या करते हैं, परीक्षा में पूछा गया, ध्यान दीजिए, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए, कितने के लिए, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। तो एकाएक ठंडा कर लेते हैं फिर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो लुईस पाश्चर ने, जिन्होंने किण्वन की खोज की थी। किण्वन की खोज भी किसने की थी, लुईस पाश्चर ने। और जो है पाश्चीकरण प्रक्रिया की भी खोज किसने की, लुईस पाश्चर ने। इसीलिए उन्हीं के नाम से जो है इसे पाश्चीकरण कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर। तो लुईस पाश्चर के नाम पर पाश्चीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। तो किण्वन और पाश्चीकरण दोनों प्रक्रिया लुईस पाश्चर ने खोज किया था। भंडारण और पैकिंग में आते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण है आपका, हमने पढ़ा भी था कि राइजोबियम जीवाणु और राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करने वाला राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो लेग्यूम पौधों में। लेग्यूम पौधों मतलब दलहन के जो पौधे होते हैं और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रश्न आपने पूछा गया है, तो राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रूट नोडुल्स जो होते हैं तो राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, रहते हैं। और जैसे सेम और मटर का एक सहजीविता होता है, तो ध्यान रखिएगा, और इस सहजीवी संबंध में रहते हैं। फिर कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तड़ित द्वारा हो सकता है, नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में फिर भी स्थिर रहती है। तो कैसे स्थिर रहती है हम इसको समझते हैं कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, स्थिरीकरण होता है, लेकिन फिर भी कैसे स्थिर रहती हैं, तो ये समझते हैं। अब लेग्यूम पौधों की यहाँ पे जड़ ग्रंथिकाएँ आपको दिखाया गया है चित्र, और यहाँ पे आप जो है, और लेग्यूम पौधों की जो जड़ ग्रंथिकाएँ होती है उसी में पाया जाता है राइजोबियम। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, तो नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहला पॉइंट आपको है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर पर्णरहित क्लोरोफिल, तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर है पौधे एवं जंतु, महत्वपूर्ण तथ्य है कि पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, ठीक है। जो N2 गैस में होता है तो N2 गैस को इस्तेमाल नहीं कर सकते पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो नील हरित शैवाल जो है, तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु और नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। N2 को किस में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन यौगिक। और वो नाइट्रोजन यौगिक मुख्यतः कौन सा होता है, तो नाइट्रेट। NO3- इसका फार्मूला होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन यौगिक होता है, मुख्यतः नाइट्रोजन गैस को या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं कौन, जीवाणु, यानी राइजोबियम जीवाणु और नील हरित शैवाल। और जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा कर लेते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है पौधों द्वारा। और पौधों पर जो निर्भर होते हैं तो उनसे प्रोटीन वगैरह खा पी के ले लेते हैं। फिर पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे तो पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और कवक होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु, ध्यान दीजिएगा, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में पुनः परिवर्तित कर देते हैं। पहली प्रक्रिया में क्या हुआ था, नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई थी, इसको बोला गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या बोला गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, नाइट्रेट को जो है वापस से N2 में कन्वर्ट किया जा रहा है। नाइट्रेट को वापस से
जो है N2 में वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जा रहा है। तो कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में वापस चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब आप यहाँ पे इस विशिष्ट जीवाणु का नाम याद कर लीजिए। क्या नाम है इसका? तो स्यूडोमोनास। कई बार परीक्षा में पूछा गया, यूपीएससी यूपीपीसीएस तक की परीक्षा में पूछा गया है स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास की खासियत क्या होती है कि विशिष्ट जीवाणु है जो नाइट्रोजनी यौगिक को यानी नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? N2 में। क्लियर है? और इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उल्टा प्रक्रिया है डीनाइट्रिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन चक्र बताया गया है। तो नाइट्रोजन चक्र है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, और ये जो है तड़ित द्वारा, लाइटनिंग द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। दूसरा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस में होगा? तो जीवाणु द्वारा, राइजोबियम जीवाणु द्वारा और नीलहरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होगा। क्लियर है? उसके बाद जब स्थिरीकरण हो जाएगा तो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकरण में परिवर्तित किया जाएगा, जैसे कि नाइट्रेट में। फिर इनको जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में चले जाएंगे, जो जड़, पौधे की जड़ वगैरह से वहाँ से लिए जाएंगे, पौधों द्वारा अवशोषण होगा। क्लियर है? फिर ये तड़ित द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ होगा वो भी मिट्टी में जाएगा। फिर आगे क्या होगा? पौधों द्वारा अवशोषण होगा, जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाएगा। उसके बाद उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन के द्वारा भी, और फिर जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन जो अपशिष्ट होगा वो मिट्टी में उपस्थित होगा, मिट्टी में जाएगा। और उसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन किया जाएगा। किसके द्वारा? तो स्यूडोमोनास के द्वारा। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा जो है नाइट्रोजन यौगिकों का NO3- का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन किया जाएगा। और इस प्रकार जो है, जो नाइट्रोजन गैस आई थी इधर से, वापस से इधर वायुमंडल में चली जाएगी। तो ये आपका जो चक्र है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। एक बार फिर से समझ लीजिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन था, उसको सबसे पहले तड़ित द्वारा, लाइटनिंग द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, मिट्टी में जाएगा, फिर वहाँ से मिट्टी में पहुँचेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है जो सबसे विशेष है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु और नीलहरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ, और जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया और मिट्टी में ये पहुंचा। फिर यहाँ से पौधों द्वारा अवशोषण किया गया, जंतु ने खाया और जंतु द्वारा उत्सर्जन किया गया। और जब जीवों की मौत हो जाती है तो उसमें जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं फिर से मृदा में चले जाते हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है कि जो स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये वापस से नाइट्रेट को जो है यौगिक, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस प्रकार जो नाइट्रोजन गैस जो नाइट्रेट के फॉर्म में आई थी, वापस से नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हुए वायुमंडल में वापस से चली जाती। तो ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन चक्र। तो आपको नाइट्रोजन चक्र उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले कुछ बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान रखना। पहला तो आपको हो गया राइजोबियम हो गया। दूसरा आपने नीलहरित शैवाल पढ़ा, नीलहरित शैवाल को और क्या बोलते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं नीलहरित शैवाल को। इसके अलावा आपको और नाम ध्यान रखना, एजेटोबैक्टर। ये 3 नाम याद रखने। ये कौन है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? और इसके अलावा आपको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का उदाहरण हमने बताया। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? तो नाइट्रेट को, नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन में वापस से कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि स्यूडोमोनास। आगे बढ़ते हैं। अब आपका चैप्टर ये समाप्त होता है और इसको आप एक बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। जो आपको बताया गया वही है यहाँ पे। बाकी आपको PDF शाम को दे दिया जाएगा, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से देख लीजिएगा 9 बजे के बाद। प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग हमने देखा अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। प्रतिजैविक का उदाहरण कौन है? एंटीबायोटिक का तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। मलेरिया परजीवी किसका वाहक होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर का। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली कैसे फूल जाती है? तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। फिर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो किंडोन यानी कि फर्मेंटेशन। बाकी आप इसको एक बार मैच कर लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सब आपको हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 पर, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन।
ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। और यहाँ पे हम आपको एक प्रश्न भी दिखाएंगे जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, पीआरटी में। और खरीफ फसल तो रबी फसल तो हर पीआरटी में पूछा गया, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर के बीच में होती है। तो खरीफ फसल का टाइम क्या होता है? जून से सितंबर, वर्षा ऋतु के समय में। और उदाहरण आपको याद रखना है, तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो ध्यान रखिएगा, धान यानी चावल, धान चावल एक ही बात है। तो धान चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये खरीफ फसल के उदाहरण हैं, इतना याद रखिएगा। फिर है रबी फसल, तो शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाने वाली फसल रबी फसलें कहलाती हैं। उदाहरण आपको पता होना चाहिए, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये उदाहरण है रबी फसल के। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने जो है जायद फसल का नाम सुना होगा। जायद फसल से बारे में आपसे उदाहरण पूछा गया, तो तरबूज, खरबूज, तरबूज। अब इस समय आपने देखा होगा तरबूज खरबूज बहुत बिक रहे हैं, कारण क्या है? वो जायद फसलें हैं, इसलिए अभी आपको मिल पा रहे हैं। तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये आपका बीपीएससी तैयारी में पूछा गया पीआरटी में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके जायद फसलों के उदाहरण हैं। और जायद फसल ये जो है मार्च से जून का जो समय होता है जिसमें कोई रबी और खरीफ फसल नहीं बोया जाता, तो उस बीच में ये बोए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधारिक फसल पद्धतियाँ हैं, तो कृषि पद्धतियों के अंतर्गत कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो ये कॉमन चीज़ें आपको वैसे भी पता है। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका कुछ बहुत ज़्यादा वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब चीज़ें आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी नहीं। खाद एवं उर्वरक मिलाना, तो ये महत्वपूर्ण है आपका, ये इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो वे पदार्थ जिनको मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अपघटन होता है, जब हम जंतु अपशिष्टों को गड्ढे में डाल देते हैं, अपघटन के लिए छोड़ देते हैं, तो अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, हमने जो है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। और इसके अलावा एक बर्मी कंपोस्टिंग होता है, तो बर्मी कंपोस्टिंग ये ध्यान रखिएगा, बर्मी कंपोस्टिंग। और बर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, तो जब केचुए द्वारा खाद तैयार किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बर्मी कंपोस्टिंग। तो ध्यान रखिएगा, जब सूक्ष्म जीवों को अपघटन में, जब जंतु अपशिष्टों का अपघटन किया जाता है खाद तैयार करने के लिए, किसका प्रयोग करते हैं? केचुए का, तब उस प्रक्रिया को हम बर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है उर्वरक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक के उदाहरण कौन कौन से? तो यूरिया पता है आपको, अमोनियम सल्फेट ध्यान रखिएगा, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, एन माने नाइट्रोजन, पी माने फास्फोरस, के माने पोटेशियम। के सिंबल होता है पोटेशियम का, तो ध्यान रखिएगा, और पी सिंबल होता है फास्फोरस का, तो ध्यान रखिएगा कन्फ्यूजन ना होने पाए। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके ये उदाहरण है उर्वरक के। आगे बढ़ते हैं। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। आपको पता है कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हमें प्रयोग नहीं करने चाहिए, और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, तो इससे भी फायदा होता है। और मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है, क्रॉप रोटेशन, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। तो फसल चक्रण मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है। इसमें क्या किया जाता है? एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। तो फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी, यानी एक बार एक फसल उगाए, दूसरी बार दूसरी उगाए, और दूसरी में जब दोनों फसलों में कॉमन बात होगी कि नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता रहेगा। राइजोबियम बैक्टीरिया को हम जान ही चुके हैं अच्छे से। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? तो फलीदार यानी दलहनी, चाहे फलीदार आए, चाहे दलहनी आए, चाहे लेग्यूमिनस आए, तो एक ही बात है। तो फलीदार, दलहनी, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। आपको रट गया होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ये भी आपको पता हो चुका है। अब आते हैं उर्वरक और खाद के बीच में अंतर समझ लेते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित जो है होता है, और खाद क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन द्वारा प्राप्त होता है। तो खाद ध्यान रखिएगा, खाद क्या होता है? प्राकृतिक होता है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन द्वारा होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है, देखा ही आपने।
उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। पादप में, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये आपसे एक प्रश्न जो है दिया गया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वहाँ पे कई लोगों का कन्फ्यूजन था। तो ध्यान रखिएगा कि जो खाद होता है उसमें तुलनात्मक रूप से जो है एनपीके कम होते हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब कम होते हैं। तो इस वजह से जो है मतलब हम खाद का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है पोषक तत्व मिल जाए हमें। और हालांकि ज़्यादा इस्तेमाल करना उर्वरक का नुकसानदेह होता है। तो खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और खाद में मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद के लाभ क्या होते हैं? तो मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइन पॉइंट वाइज पूछ सकता है खाद के लाभ। तो मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है खाद से। फिर जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई में आते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, ये हमने पढ़ा था, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण हो जाता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक होता है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। और सिंचाई आपको पता ही है क्या होता है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। फिर आते हैं, यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से नहीं हैं, है या नहीं है करके पूछा गया था। आपको वहाँ ऑप्शन यहाँ पे मोट का दिया गया था, चेन पंप का दिया गया था, इसके अलावा स्प्रिंकलर और जो है ड्रिप का दिया गया था। तो आपको प्रश्न याद आ गया होगा, TRE 2 PRT में पूछा गया था, फिर से जाकर देख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आया था। तो फिर से समझ लेते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। तो सिंचाई के विभिन्न पारंपरिक तरीके ये आपको याद होना चाहिए, फिर से परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला मोट, इसको घिरनी कहा जाता है। दूसरा चेन पंप, तीसरा ढेकली, चौथा राहट। राहट को उत्तोलक बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा तरीका? पारंपरिक तरीका मतलब जो गांव देहात में बहुत पहले से प्रयोग में लाया जाता रहा है। तो मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली और राहट। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं मोट, उसके बाद फिर जो है ये चेन पंप और ये ढेकली और ये राहट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ देख लेते हैं। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों में महत्वपूर्ण आपका सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, तो छिड़काव तंत्र को बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जो भूमि असमान होती है, समान नहीं होती, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, और जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो जो है छिड़काव जो है ये लॉन में, कॉफ़ी में। तो ध्यान रखिएगा, लॉन और कॉफ़ी की खेती में छिड़काव तंत्र का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और इसमें छिड़काव ऐसा किया जाता है जैसे लग रहा हो वर्षा हो रही हो। तो ध्यान रखिएगा, छिड़काव तंत्र स्प्रिंकलर सिस्टम माने जैसे वर्षा कराया जा रहा हो। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो लॉन और कॉफ़ी की खेती के लिए। तो लॉन और कॉफ़ी की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ड्रिप तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो ड्रिप सिस्टम, इस विधि में जल बूंद कर करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। और ड्रिप तंत्र के बारे में जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले इजराइल ने पैदा की है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल से ड्रिप तंत्र भारत ने भी जो है लिया गया है। तो ड्रिप तंत्र क्या होता है? तो ड्रिप तंत्र में जल जो है बूंद कर करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका। तो ध्यान रखिएगा, फलदार पौधों, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ड्रिप तंत्र। आगे बढ़ते हैं। और इसमें पौधों को बूंद कर करके जल प्राप्त होता है। विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान होता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर आपको क्लियर होना चाहिए, फिर से पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप में फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। और खरपतवार नाशी का उदाहरण 2,4-D का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो खरपतवार नाशी का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भंडारण से संबंधित आपको बहुत 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण होता है, एक साइलो में होता है और भंडार गृह में होता है। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, अनाज भंडारण हेतु साइलो। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भंडारण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो साइलो का। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में सिलोस बोलते हैं, साइलोस बोलते हैं। तो साइलो का प्रयोग अनाज भंडारण में होता है, आप देख सकते हैं चित्र बना हुआ है।
बाकी यूट्यूब पे आप आज के डेट में देख ही सकते हैं। यहाँ आपको भंडारण गृह दिया गया है जिसको ग्रेनरी बोला जाता है। तो बोरों में अनाज का भंडारण किया गया। तो 2 तरीके से अनाज का भंडारण आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, मछली में कॉड लीवर तेल मिलता है। मछली में कॉड लीवर तेल मिलता है और जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन डी ध्यान रखिएगा कॉड लीवर ऑयल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 है आपका संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीईआरटी को प्रिपेयर करने में कि आपको 1 घंटे के अंदर आपको मैराथन मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स का, एक मतलब घंटे में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको करा दिया जाएगा। लगभग तो आपका करा ही दिया गया है और जो बचा है वो भी करा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, पूरा 1 दिन चला जाता है इसके जो है पीछे। तो और हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जिससे आपको एनसीईआरटी कवर कराई जा सके। और मेन बात क्या है कि एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा महत्व है जो अब आप भी समझने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आते हैं प्राकृतिक रेशे, जैसे कपास, ऊन, रेशम। तो कपास, ऊन, रेशम उदाहरण है प्राकृतिक रेशों के। क्यों उदाहरण है? क्योंकि ये पौधों अथवा जंतुओं द्वारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पौधे अथवा जंतु से प्राप्त होते हैं कपास, ऊन और रेशम। फिर है संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? तो ये मनुष्यों द्वारा आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इसलिए इनको संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। रसायनों का प्रयोग करके संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। प्राकृतिक रेशों के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे संश्लेषित रेशा एक भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। तो ध्यान रखिएगा, संश्लेषित रेशा क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं और जिसे हम बहुलक कहते हैं। इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं और हिंदी में बहुलक कहते हैं। और पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। आगे बढ़ते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, बहुलक या पॉलीमर्स प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेलुलोज जो बहुलक होता है, सेलुलोज पॉलीमर होता है, वो कपास का पॉलीमर होता है। तो ध्यान रखिएगा, कपास का बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है, सेलुलोज। और सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो ध्यान रखिएगा कपास के बारे में। आगे आते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार में सबसे पहला हम देखते हैं रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन के बारे में समझते हैं। और रेयॉन को समझने से पहले रेशम के बारे में समझते हैं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। तो रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो रेशम जो प्राप्त होता है कीट से प्राप्त होता है। और इसके बारे में जो है आपने पढ़ा भी होगा कि जो सहतूत होता है उसी पे रेशम जो कीट होते हैं वो पाए जाते हैं। और इसकी जो खोज हुई थी, रेशम कीट से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, खोज चीन में हुई थी। इसीलिए आप जब पढ़ते हैं तो रेशम उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है पूरे विश्व में। और रेशम जो है रेशे से प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक रूप से इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी और जिनको हम क्या बोलते हैं? रेयॉन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रेशम तो बहुत महंगा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो है रेशम के समान गुण वाले रेशे को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। और इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रेयॉन किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से। और यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, रेयॉन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेशम बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेशम की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया? रेयॉन बनाया सस्ते के लिए। रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, जो कि एक मानव निर्मित रेशा है। आगे बढ़ते हैं। फिर है नायलॉन के बारे में। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में, वर्ष याद रखिएगा, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग करके बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नायलॉन का जो है निर्माण किससे किया गया था? तो कोयला, जल और वायु से। इसे प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार मानव ने जो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा बनाया था, फुल्ली सिंथेटिक जो फाइबर्स बनाए थे, तो वो नायलॉन ही है। तो ध्यान रखिएगा, नायलॉन पहला ऐसा पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। आगे बढ़ते हैं। नायलॉन का उपयोग हम पैराशूट में करते हैं। इसके अलावा चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियों के निर्माण में भी करते हैं।
और नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण पिक्चर में आपको दिया गया है। फिर पॉलिस्टर और एक्रेलिक को समझते हैं। तो पॉलिस्टर भी एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। आपने बहुत बार पहना होगा पॉलिस्टर के कपड़े, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, तो टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। पेट क्या होता है? तो पेट पॉलीएथिलीन टेरेथलेट होता है। तो पेट का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया है, तो पॉलीएथिलीन टेरेथलेट, ये भी आपको याद होना चाहिए, एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसके अलावा पॉलिस्टर में बात करें तो एक रसायन होता है जो एस्टर कहलाता है। पॉलीएस्टर नाम से समझ जाइए, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, तो एस्टर होता है। एस्टर क्या होता है? एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। और एस्टर क्या होता है? तो वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो एस्टर कौन से रसायन होते हैं जो फल को उनकी गंध प्रदान करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पॉलीकॉट क्या होता है? तो पॉलीकॉट में क्या वर्ड आया? पॉलीकॉट। पॉलीकॉट, पॉली मतलब पॉलीएस्टर हो गया, और कॉट माने कॉटन हो गया, माने कपास। तो पॉलीकॉट का मतलब हो गया पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण होगा। पॉली ऊल में क्या होगा? पॉलिस्टर और ऊन का। तो पॉलीएस्टर और ऊल का कह लीजिए, ऊल को हिंदी में ऊन कहते हैं, तो नाम में ही सब छिपा हुआ। तो पॉलीकॉट में क्या होगा? पॉलिस्टर और कपास, और पॉली ऊल में होगा पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऊन के सदृश दिखाए जाने वाले संश्लेषित रेशे हैं जिनको हम एक्रेलिक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम ऊन का प्रयोग करते हैं। ऊन के सदृश दिखाए, ऊन के समान दिखने वाले रेशे जो होते हैं उनको हम एक्रेलिक कहते हैं, एक्रेलिक कहते हैं। और ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हम एक्रेलिक का जो है प्रयोग करते हैं। एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुँच के भीतर होते हैं, यानी एक गरीब आदमी भी इसको खरीद सकता है, कहने का मतलब ये है। और जो प्राकृतिक रेशे होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं, से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। पहला क्या है? प्लास्टिक के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में, तो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती, कुछ में रेखीय होती, कुछ अन्य में तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ये आपको पता भी है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है, ये सब आपको पता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। पॉलीथीन क्या होता है? तो पॉलीथन एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण होता है जो समान रूप से हम पॉलीथीन की बैग्स पन्नियाँ इस्तेमाल करते हैं, वो पॉलीथीन होता है। पता भी हमको, बोलते भी हम पॉलीथीन ही है कि पॉलीथीन दे दीजिए। फिर प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी, याद होना चाहिए आपको। तो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है और उन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें सांचे में ढाल दिया जाता है और उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि एक बार ये सेट हो चुके हैं, अब ये वापस से चेंज नहीं होंगे। तो थर्मोसेट या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के उदाहरण है बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो बेकेलाइट और मेलेमाइन आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण याद होने चाहिए, पॉलीथीन और पीवीसी। फिर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक सांचे में ढाल दिया जाता है, उष्मा देकर नरम नहीं किया, तो ये उदाहरण हो गया आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट क्या होता है? तो उष्मा और विद्युत का कुचालक है, प्रश्न पूछा गया है। तो बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है या आग का प्रतिरोधक होता है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहन करने की क्षमता अधिक रखता है, इसलिए हम लोग किचन वगैरह में इनका प्रयोग करते हैं ताकि आग वगैरह से बचने के लिए जो चीज़ों को हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, पढ़ सकते हैं आप ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। अब प्लास्टिक के बारे में थोड़ा जानकारी रखिए कि प्लास्टिक क्या होते हैं? अनअभिक्रियाशील होते हैं। फ़ायदा क्या होता है प्लास्टिक यूज़ करने का? ये रिएक्शन नहीं करते हैं, अनअभिक्रियाशील होते हैं। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। तो प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। आप एक प्लास्टिक की कुर्सी ले लीजिए, 10 साल बैठे रहिए, अगर ना तोड़ पाइए तो आराम से इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक कुचालक होता है। तो प्लास्टिक उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, पता है आपको, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इससे बने होते हैं। तो ये भी, और ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि बिजली के तार प्लास्टिक से क्यों ढके रहते हैं? क्योंकि प्लास्टिक उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण की बात करें तो पदार्थ
वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरण बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। जैव अनिम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक आपका जो है प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। तो और इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक आसानी से समाप्त नहीं होगा, पर्यावरण में रह जाता है लंबे समय तक और ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जैव निम्नीकरण चीज़ें पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं और जैव अनिम्नीकरण चीज़ें पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। और प्लास्टिक के बारे में, जैव अनिम्नीकरण होता है प्लास्टिक तो अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, पर्यावरण हितैषी नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। और जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। आपने देखा भी होगा पन्नी वगैरह जलाते हैं तो भी बहुत टाइम लगता है और भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना ज़्यादा बेहतर है और अधिकांश थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है। 5R सिद्धांत आपको पता होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज़। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर समाप्त होता है आपका, अब लास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा समय उसमें भी लगेगा। अब एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी आपको सब बता ही दिया गया जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अब आते हैं अध्याय नंबर 4 पदार्थ, धातु एवं अधातु पर। और साथ में आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जानने पहचानने वालों में, क्योंकि हम आपके लिए जो है 0 प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। 75 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन हमें ही मालूम है, लेकिन हम आपके लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। तो आप लोग भी हमें सहयोग करके जो है चैनल को बड़ा करने में अपना योगदान दीजिए, आप हमारे परिवार की तरह हैं। अब पदार्थ, धातु एवं अधातु में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला चीज़ धातु एवं अधातु क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया गया था। यहाँ आप बहुत आराम से क्लियरली पढ़ लीजिए। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। और आघात वर्धनीयता को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। यानी धातु का गुण होता है जिसके कारण उन्हें पीट कर हम शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, ये आघात वर्धनीयता कहलाता है। और यह धातु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, महत्वपूर्ण गुण है ये। इसके अलावा दूसरा गुण क्या है? और दूसरे गुण पे आने से पहले महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया, लोहे की छड़, कील और तांबे तार के सुचालक होते हैं, आपको पता है। धातु सुचालक होते हैं। और गंधक और कोयला कुचालक होते हैं। तो सल्फर और कोयला कुचालक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तन्यता किसको कहते हैं? तन्यता डक्टिलिटी किसे कहते हैं? तो धातुओं का गुण होता है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, बड़े बड़े तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है तन्यता, डक्टिलिटी। और जो धातु होते हैं सामान्यतः तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं। फिर धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो उसमें एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है। जैसे आपने मंदिर का घंटा देखा होगा या स्कूल का घंटा देखा होगा, बहुत तेज आवाज़ करता है। तो धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी होगी धातु की कि उन्हें ध्वनिक भी कहते हैं। फिर है कुछ कठोर पदार्थ चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धात्विक, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो पदार्थ जिनमें समानता ये गुण होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए कि धातु हम किसे कहते हैं? कठोर होंगे, सामान्यतः चमकीले होंगे, आघातवर्ध होंगे, तन्य होंगे, ध्वनिक होंगे, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं धातु। और इन धातु के उदाहरण कौन से? तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब उदाहरण हैं। इसके अलावा बात करें, कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम होते हैं, दिखने में मलिन होते हैं, हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते, ध्वनिक नहीं होते, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। और इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अधातु, नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो मेटल्स के विपरीत ये नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल्स एग्जाम्पल है कोयला और सल्फर। ये नरम होते हैं, दिखने में मलिन होते हैं, हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इन्हें हम अधातु कहते हैं। उदाहरण है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। अब यहाँ से आपको हमने आज प्रश्न दिया था, जिन्होंने किया होगा
और जिन्होंने नहीं किया होगा तो इस चीज़ को आप सीखेंगे कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए। आपने आज तक पढ़ा होगा कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, रटा होगा, लेकिन पोटेशियम भी है। यही हमने आज प्रश्न दिया था, कई लोगों ने गलत किया। तो सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर है? सोडियम ही नहीं है, पोटेशियम भी है। तो सोडियम और पोटेशियम धातु दोनों को हम चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा मरकरी, पारा केवल ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। प्रश्न आपसे पूछा जा चुका टीआरई में। तो और यहाँ पे मरकरी जो पारा जिसको बोलते हैं, तो केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अपवाद है ये, तो ध्यान रखिएगा। मरकरी जिसको Hg सिंबल बोलते हैं, Hg, और पारा, और ये कमरे के तापमान पर एकमात्र धातु है, ओनली मेटल है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या होता है? तो ब्रोमीन को भी ध्यान लीजिए, आज हमने प्रश्न में दिया था। तो ब्रोमीन क्या होता है? ये अधातु होता है। अधातु का मतलब नॉन मेटल होता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर, द्रव्य है रूम टेम्परेचर पर। तो ध्यान रखिएगा, कमरे के तापमान पर। तो ब्रोमीन जो है अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड है, द्रव्य है, कमरे के तापमान पर। ये फर्क है। ब्रोमीन अधातु हमने आपसे पूछा था धातु, कई लोगों ने गलत किया था इसी वजह से। तो ब्रोमीन ध्यान रखिएगा अधातु है, नॉन मेटल है, और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आगे बढ़ते हैं, धातु के और अधातु के रासायनिक गुण। तो पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया आपको, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखते हैं तो उस पर एक हल्की हरी परत, ध्यान रखिएगा, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। और यह हरा पदार्थ जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कॉपर को जब हम बाहर रख देते हैं तो उस पर हरी परत जम जाती, किसकी होती है? तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की। अगर दोनों में से एक भी होगा तो भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, MgO। और ध्यान रखिएगा, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, 10th में भी दिया गया है। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसी का उल्टा होता है। तो धात्विक ऑक्साइड एक याद रख लीजिए, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति, तो अम्लीय जो है अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। एक याद रख लीजिए, दूसरा याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O क्या बनता है? H2SO3। तो सल्फ्यूरस अम्ल का ध्यान रखिएगा, H2SO3 फार्मूला होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ध्यान रखिएगा, फ़र्क क्या होता है? सल्फ्यूरिक होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। तो सल्फ्यूरस अम्ल में और सल्फ्यूरिक अम्ल में फ़र्क है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो बैटरी में डाला जाता है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। और सल्फ्यूरस अम्ल यहाँ पे जो है पानी के साथ में, जल के साथ में रिएक्शन करने पर सल्फ्यूरस अम्ल हमें प्राप्त होता है H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जब कोई चीज़ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और यहाँ से हमें पता चलता है कि सल्फ्यूरस अम्ल जो है अम्लीय है, सल्फ्यूरस अम्ल है तो अम्लीय है ही। इसका मतलब जो अधातु होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो जैसे धातु के जो ऑक्साइड थे वो क्षारीय थे, तो वैसे ही अधातु के ऑक्साइड वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा गया है। जल के साथ में अभिक्रिया देखते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है, या ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आज आपसे प्रश्न पूछा था किसको जो है रिएक्शन ना कर पाए तो उसको जल में रखा जाता है। हमने आपको ऑप्शन में दिया था सोडियम, कई लोगों ने सोडियम लगाया था। तो सोडियम गलत क्यों था? क्योंकि हमने आपसे पूछा था जल में किसको रखा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या था? जल में किसको रखा जाता है। तो आपका आंसर सोडियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोडियम को तो हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको आयोग फंसाएगा प्रश्नों से। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो आपको हम क्विज बना के देते हैं, बहुत ही मेहनत से प्रश्नों को तैयार करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, ऑक्सीजन के साथ में तुरंत रिएक्शन करता है, जल के साथ भी तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हम मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना करे। तो सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में। फिर है सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है।
तो ये हो गया। अब अधातु के बारे में देख लेते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार अधातु को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक सक्रिय धातु, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे हम जल में रखते हैं। तो याद आ गया आपको, प्रश्न हमने पूछा था जल में रखा जाता है, तो इसलिए आपका यहाँ आंसर फास्फोरस होगा, ना कि जो है सोडियम होगा। सोडियम जल के साथ में अभिक्रिया करता है, सही बात है। सोडियम जल के साथ में तीव्र अभिक्रिया करता है, सही बात है। सोडियम वायु के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में तीव्र अभिक्रिया करता है, सही बात है। लेकिन सोडियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, और फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है, ताकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क ना हो। फास्फोरस बहुत ही सक्रिय अधातु है। आगे बढ़ते हैं। अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया आप क्लास 10th में भी देख चुके हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पॉप ध्वनि के साथ में निकलती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि पॉप ध्वनि के साथ में कौन सी गैस निकलती? तो हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पॉप ध्वनि के बारे में बताया गया है। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? तो पॉप ध्वनि जो है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो ध्यान रखिएगा, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना कि धातु जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्लास 10th में हमने ये सब उदाहरण देख लिए ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धातु चाहे जो है अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो भी H2 गैस देंगे, लिबरेट करेंगे। अगर बेस से, क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस देंगे। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा देता है सोल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है। हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी क्लास 10th में। तो क्लास 10th में NCERT में रिएक्टिविटी पढ़ाई थी, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। पोटेशियम के बाद जो है किसका नंबर आता है? तो जो है सोडियम का। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि जो पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, और उस क्रम में जो है हमने आपको बताया था कि जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वहाँ हमने चीज़ें बताई थी। अब जब भी क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जिंक के साथ में रिएक्शन है, तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। कॉपर को कहेगा जाओ तुम बाहर, तो अब जो है सल्फेट के साथ में जिंक चिपक जाएगा, तो जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं। और इसमें कलर याद रखिएगा, कॉपर का कलर यहाँ पे लाल रहेगा और जिंक सल्फेट रंगहीन रहेगा। कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होता है, जबकि जिंक सक्षम होता है। तो जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, और ऐसी अभिक्रिया को हम जो है विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। धातु और अधातु के उपयोग यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलेन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है, एक उदाहरण है आपका यहाँ पे, बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी, और एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पे आपको बताया गया है। बाकी आपको PDF शाम को दे दी जाएगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न कुछ है यहाँ पे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो धातु को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातु कौन सा है? तो जिंक ही धातु, बाकी सब अधातु हैं। कौन सा कथन सही है? तो सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, तन्यता होती है। फास्फोरस क्या होता है? तो सक्रिय अधातु है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। क्लियर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और पार्ट 2 हम जल्द ही आपके लिए तैयार करके लाएंगे, क्योंकि 4 से 5 घंटे एक PDF को प्रिपेयर करने में लगते हैं। तो आप भी और बाकी आपकी बेहतरी के लिए हम काम करते रहेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप रिवीजन करते रहिए। अभी और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।